अस्सलाम वालेकुम। वी डिस्कसिंग अबाउट द अल्सर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। इसमें देखें कि लेग अल्सर को हम कैसे क्लिनिकली देखेंगे। वीनस में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो है ये मीडियल एस्पेक्ट पे होता है और आर्टीरियल जो है ये टोज़ के ऊपर होता है, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं नीचे पिक्चर्स भी इन्होंने दिखाई हुई हैं। वीनस का देखें लोकेशन, आर्टीरियल की देखें और न्यूरोपैथिक की लोकेशन देखें, प्रेशर एरियाज़ में है। ट्रोमेटिक की साइट ऑफ ट्रॉमा पे होगा। मलिग्नेंट ये भी छोड़ दें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूरोपैथिक तक। अच्छा, अब जो इनका जो साइज़ है, ये शेप है वीनस अल्सर्स की इरेगुलर है, ठीक है, और बाकी रेगुलर है। 5 डाउट किस में है, हमारे आर्टीरियल में और न्यूरोपैथिक में। तो इस तरह से जो है ना हम इसको देखते हैं, ये अल्सर बना हुआ है। 5 डाउट वेल डिफाइंड बॉर्डर्स, पेन एट नाइट, वेरी लिटिल डिस्चार्ज आर्टीरियल में। वीनस में इरेगुलर होंगे, पस डिस्चार्ज होगा और सुपरफिशियल होंगे, ठीक है। ये प्रेशर अल्सर्स हैं। प्रेशर एरियाज पे डी क्यूबिटस अल्सर्स इस तरह से बनते होते हैं, ठीक है। प्रेशर अल्सर्स की जो है ना स्टेजिंग होती है, सबसे पहले बिल्कुल रेड होगा एरिया, रेडनेस हुई होगी, स्किन बिल्कुल ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, पार्शियल थिकनेस लॉस हो जाएगी, पार्शियल स्किन लॉस हो जाएगी। स्टेज 3 में क्या होगा, फुल थिकनेस लॉस हो जाएगी। और स्टेज 4 में क्या होगा कि देखें क्या हाल हो गया उसका, नीचे वाले एरियाज जो हैं मसल्स टेंडन्स वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले सिर्फ रेडनेस है, फिर पार्शियल थिकनेस है, फिर फुल थिकनेस है और फिर टेंडन्स मसल्स में इन्वॉल्व हो गए। फिर ये हमारा एक शार्कोट फुट होता है, ये मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी अभी आगे कि किस तरह से नॉर्मल फुट होता है और एक शार्कोट फुट कैसे बन जाता है। ये डायबिटिक्स में होता है, इनकी जो फुट होती है ना वो इम्पेयर हो जाती है, मतलब कि फुट की जो डिसफिगरमेंट हो जाती है। सो क्या होता है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रेशर अल्सर्स होते हैं। प्रेशर, इंजरी, एनीमिया, मैलन्यूट्रिशन, मॉइस्चर। उन पेशेंट्स में होता है जिनको स्पाइनल डिजीज़ या इंजरी होती है जिसकी वजह से वो बेड रिडन हो जाते हैं। तो हमारा ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए इन लोगों के लिए। हम अल्सर्स बनने दें, चलो बेड रिडन है, अब क्या करें। हम प्रेशर को अवॉइड करवाएंगे, उनकी हम पोजीशन चेंज करते रहेंगे इन लोगों की टू ओवरली। स्पेशली डिज़ाइन बेड्स होते हैं इनके जो कि प्रेशर को कम करते हैं स्किन के ऊपर। प्रेशर अल्सर्स की स्टेजिंग मैंने आपको बता दी है। डायबिटिक अल्सर्स जो हैं ये आपके उन पेशेंट में होते हैं जो डायबिटिक्स होते हैं, उनकी लोअर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कम हुई होती है, मतलब कि उनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनके अंदर होते हैं। अब क्या होती है, डायबिटीज़ की वजह से नर्व्स डैमेज होती हैं, ब्लड वेजल्स डैमेज होती हैं ग्लूकोज के हाई होने की वजह से। वूंड हीलिंग भी इम्पेयर हो जाती है इन लोगों में, इम्यूनिटी भी ड्रॉप कर जाती है। तो इनमें क्या होता है, आर्थराइटिस होता है, न्यूरोपैथी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। अब ये ज़्यादातर डीपर होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सेंसरी न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से ये पेन सेंसेशन नहीं कर पाते, थोड़ी सी भी चोट लगे तो इनको पता ही नहीं चलता और वहाँ पे अल्सर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी क्लासिफिकेशन होती है वैगनर मैगिट क्लासिफिकेशन। सिंपल है कि ग्रेड 5 होते हैं, ठीक है, 5 ग्रेड्स होते हैं इसके। ग्रेड 0 में क्या होता है, स्किन बिल्कुल ठीक होती है। ग्रेड 1 में क्या होता है, सुपरफिशियल अल्सर होता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, वो टेंडन बोन जॉइंट तक चला जाता है, डीप अल्सर होता है। ग्रेड 3 में क्या होता है कि वो ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज कर देता है और एब्सेस बना देता है। और ग्रेड 4 में क्या होता है, 4 फुट गैंग्रीन होती है, मतलब कि जो आगे वाला हिस्सा होता है ना पाँव का, उंगलियों वाला, वहाँ पे गैंग्रीन होती है। और ग्रेड 5 में फुल सारा का सारा जो फुट होता है वो गैंग्रीन हो जाता है। तो ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले स्किन बिल्कुल ठीक होगी, फिर सुपरफिशियल, फिर डीप, फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस, फिर 4 फुट गैंग्रीन, फिर होल फुट गैंग्रीन। शॉर्टकट फुट मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, इसमें क्या होता है कि जो डायबिटिक्स लोग होते हैं उनकी सेंसरी न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, रिपीटेड उनको ट्रॉमा हुआ होता है। इसके अलावा क्या होता है, मोटर न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से उनके मसल्स भी काम नहीं करते, तो अब उनका रॉकर बॉटम अपीयरेंस हो जाती है, नीचे से ऐसा पाँव हो जाता है।
ठीक है। तो अब इनको चलने में भी मसला होगा। मल्टीपल फ्रैक्चर्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, बोन जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं शार्कोट फुट न्यूरोपैथिक ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। डायबिटिक्स में मिलते हैं और फिर नॉन हीलिंग अल्सर्स हो जाते हैं ये। ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो प्रेशर है उसको रिलीफ़ किया जाए, इन्फेक्शन है उसको ट्रीट किया जाए एंटीबायोटिक्स के थ्रू, सर्जिकल डिब्राइडमेंट की जाए उस गंद वगैरह की, और अच्छा सा ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखा जाए डायबिटिक्स का, ताकि ये डेवलप ना हो। ग्रेड 0 में क्या होगा, बहुत अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा। ठीक है। अच्छा, ग्रेड 0, अगर सॉरी जो ऊपर हमने ग्रेड्स देखे हैं ना, मतलब कि अगर इंटेक्ट स्किन है तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखेंगे, उसकी केयर करेंगे। ग्रेड 1 और 2 जिसमें सुपरफिशियल या डीप अल्सर बन गया है तो हम क्या करेंगे, एक्साइज करेंगे डेड टिश्यू को जो अल्सर बना हुआ है। ग्रेड 3 जिसमें ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया है तो हम उसमें डिब्राइडमेंट करेंगे नेक्रोटिक टिश्यू की और बोन की जो ऑस्टियोमाइलिटिस हुई हुई है। ग्रेड 4 में जो कि 4 फुट गैंग्रीन हो गया, हम 4 फुट की एम्पुटेशन कर देंगे। और ग्रेड 5 में क्योंकि 4 फुट के साथ साथ जो है वो होल फुट गैंग्रीन है तो फिर हम बिलो नी एम्पुटेशन जो है वो करेंगे। ठीक है। ये करने के साथ साथ मतलब ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसकी क्या करनी है, उसके पाँव के साथ क्या सलूक करना है। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कंट्रोल कैसे करेंगे इन लोगों का, इंसुलिन के थ्रू और उनकी सारी जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं उनको अच्छे से करके, और डाइटरी मैनेजमेंट। फिर ट्रॉपिकल अल्सर्स होते हैं, ये ट्रॉपिक्स के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी, ट्रॉमा, इंसेक्ट बाइट्स की वजह से, मैलन्यूट्रिशन की वजह से, पुअर इम्यूनिटी की वजह से होता है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरियोइड्स हैं, फ्यूजिफॉर्म्स हैं, बोरेलिया हैं, ये अल्सर्स बनाते हैं, उनको ट्रॉपिकल अल्सर्स कहते हैं। फिर होती है एरिथेमा इंड्यूरेटम बेजेंस डिजीज़। इसमें क्या होता है, क्यूटेनियस लीजन्स होती हैं लेग्स के ऊपर, काफ्स के ऊपर, मिडिल एज्ड वुमेन के, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, स्कारिंग हो जाती है इसमें। और पहले ही सोचा जाता था कि टीबी की वजह से जो है ना ये होता है, क्योंकि इन लोगों में टीबी का टेस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है। लेकिन अब कहते हैं कि हमें नहीं पता क्या कॉज है कि ये हो गया, बेजेंस डिजीज़ होती है। सो दिस इज़ बेजेंस डिजीज़। क्यूटेनियस लीजन्स होती हैं लेग्स के ऊपर, काफ्स के ऊपर, मिडिल एज्ड वुमेन के, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं ये, और इस तरह से हमें जो है ये नज़र आती हैं। दिस इज़ म्यूकोक्यूटेनियस लीशमीनियासिस, और इसका दूसरा नाम होता है ओरिएंटल सोर्स या बगदाद सोर्स या दिल्ली बॉयल। लिशमीनिया पैरासाइट होता है, उसके थ्रू होता है ये, और फेस पे मोस्टली होता है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ये अंदर अल्सर फैल जाता है और फिर वहाँ पे एक जो है ना पिगमेंटेड अल्सर बन जाता है। ठीक है। अगर हम एंटीमनी टार्ट्रेट देते हैं तो उससे ये ठीक हो जाता है, और अगर स्मॉल लीजन्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड स्नो या कोटाज से ये ठीक होता है। इसके अलावा वेस्कुलाइटिस होता है, जिसमें एक्चुअली वेजल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो हमने डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी हुई है मेडिसिन में। स्मॉल वेजल है, मीडियम है, लार्ज है। ठीक है। अगर क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस होता है तो वो हमें रेड कलर का नज़र आता है और उसकी वजह से अल्सर बन जाता है। मैलिग्नेंसी की वजह से भी अल्सर बन सकते हैं। ठीक है। जिसमें हमारी स्किन जो है वो अल्सरेशन सबसे पहले शुरू होती है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा में बनते हैं। मार्जिनल अल्सर होता है जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का होता है, और ये आपने याद रखना है, मार्जिनल अल्सर इज़ अ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा दैट कैन डेवलप इन लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर। तो अल्सर्स की समझ आई है कि अल्सर्स में लेग अल्सर्स जो हैं, आर्टीरियल अल्सर्स, न्यूरोपैथिक अल्सर्स, और इसके अलावा डायबिटिक अल्सर्स, प्रेशर अल्सर्स, और जो है इसमें शार्कोट आपने फुट याद रखना है, ट्रॉपिकल अल्सर्स हैं, एरिथेमा इंड्यूरेटम है, और लेशमीनियासिस की वजह से अल्सर बनता है, वेस्कुलाइटिस की वजह से जो बनता है, मैलिग्नेंसी की वजह से बनता है। वैगनर मैगेट क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, ग्रेड 5 जो है, 5 ग्रेड्स उसके, और ये सारा। ठीक है। अब जनरल ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग वुंड्स जो है, इसकी जस्ट आपने हेडिंग्स करनी है कि सबसे पहले आप पेशेंट को असेस करोगे, असेसमेंट ऑफ पेशेंट करोगे। ठीक है। कि आपने पेशेंट को सारा कुछ असेस करना है कि उसको कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, नॉन हीलिंग वुंड्स हो रहे हैं ना, ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं वुंड ठीक ही नहीं हो रहा, तो आपने सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि इम्पेयर वुंड हीलिंग करते हैं उनको आपने देख लेना है, रिस्क फैक्टर्स को असेस करना है। फिर आपने वुंड को जो है वो पेशेंट को असेस करने के बाद जो वुंड है उसको देखना है कि उसकी साइज़ क्या है, वुंड का डेप्थ क्या है,
उसके पेरेंट्स क्या है, वो नेक्रोटिक तो नहीं हो गया हुआ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इर्द गिर्द का एरिया कैसा है, स्किन कैसी है, पिगमेंटेड तो नहीं है, स्कार्ड या एट्रोफिक तो नहीं है, इर्द गिर्द कोई मसला तो नहीं है। फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, ठीक है। अगर वहाँ पे इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, हाइपोक्सिया हुआ है तो आप एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद एडिक्वेट न्यूट्रिशन दोगे, क्योंकि वूंड हीलिंग के लिए जो है ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। तो वाइटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, कैलोरीज, इन सब को ठीक करोगे पेशेंट के, ताकि उसका वूंड हील हो। इसी तरह कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वूंड हील नहीं हो रहा, उसको आपने ठीक करना है कल्चर करवा के, सर्जिकली डिब्राइड करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, टोटल एंटीसेप्टिक्स देने हैं। अगर वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी है जिसकी वजह से वूंड हील नहीं हो रहा, उसको आपने रिमूव करना है, लाइक डेब्रिस है, फ्रेगमेंट्स ऑफ ड्रेसिंग मटेरियल्स हैं, सूचर मटेरियल है, उसको रिमूव करना है। अगर वो वूंड जो है वो गंदा हो गया तो उसकी अच्छी सी इरिगेशन करनी है सेलाइन के थ्रू। अगर जो है वो हमारा डिब्राइडमेंट हमने कर लिया है, अब हम उसे सेलाइन की ड्रेसिंग देंगे, उसको साफ़ सुथरा करेंगे, अच्छी सी ड्रेसिंग देंगे ताकि वो अच्छे से जो है ना रिपेयर हो। तो मॉइस्ट वूंड बेड देना है हमने अच्छी सी ड्रेसिंग करके। कंप्रेशन थेरेपी हम देते हैं अगर अल्सर्स बन गए हों तो। आर्टीरियल वाले में हमने कंप्रेशन नहीं देनी है, आपने याद रखना है, क्योंकि आर्टरीज़ में क्यों हो रहे हैं आर्टीरियल अल्सर्स, ऑलरेडी वेसल जो है कंप्रेस हुई हुई है, वेजो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, आर्टरीस्क्लेरोसिस हुई है। अगर फर्दर कंप्रेशन करोगे, फर्दर इस्कीमिया होगा, फर्दर प्रॉब्लम होगा। तो वीनस अल्सर्स में वेरिकोस अल्सर्स जो है, वेरिकोस वेन्स होती हैं जिसकी वजह से हम प्रेशर स्टॉकिंग्स देते हैं। अगर पेशेंट को पेन है तो उसको आप अच्छे से मैनेज करोगे, लिडोकेन जेल लगा के टॉपिकली, एंटीसेप्टिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दोगे, और फिर सर्जरी। स्पेयर केसेस में हम सर्जरी करते हैं जिसमें जो इन्फेक्टेड होता है, प्रॉब्लम नेक्रोटिक अल्सर्स होते हैं, उनको हम निकालते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, फ्लैप कवरेज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड द सेंट ऑफ अल्सर्स। तो किस तरह से नॉन हीलिंग अल्सर को हमने ट्रीट किया है, सबसे पहले हमने पेशेंट को असेस किया है सिस्टेमिकली, फिर हमने उस वूंड को असेस किया कि वो वूंड कैसी है, फिर हमने उस वूंड को जो है ना हील अच्छे से करने के लिए उसके अंदर उसको अच्छे से ऑक्सीजन दिया है, न्यूट्रिशन दी है, इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया है, अगर उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव किया है, अगर उसके अंदर उसको सफाई की है, उस वूंड की इरिगेशन की है, उसके ऊपर अच्छे से कंप्रेशन स्टॉकिंग्स लगाई हैं, प्रेशर ड्रेसिंग्स लगाई हैं, उसको वेट जो है हमने मॉइस्ट वूंड बेड दिया है, और अगर पेशेंट को पेन है तो उसको मैनेज किया है, एंटीसेप्टिक्स दिए हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दिए हैं, और सर्जरी की है इन द केसेस जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके यूक्यूज़ जो है वो डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं फिर हम। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन एंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। तो इसका मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। सबसे पहले क्लीनलीनेस में कौन सा सबसे अच्छा होता है, फर्स्ट इंटेंशन। इन्फेक्शन जो है वो किस में ज़्यादा होगा, सेकेंडरी इंटेंशन। मतलब फर्स्ट इंटेंशन वाला जो साफ़ सुथरा होगा, सेकेंडरी वाला जो है ना वो गंदा होगा, ठीक है। मार्जिन्स जो है वो किसकी क्लीन होंगी, फर्स्ट इंटेंशन की, इरेगुलर होंगी सेकेंडरी इंटेंशन की। उसके बाद जो है वो हीलिंग में जो ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा वो किस में ज़्यादा होगा, सेकेंडरी इंटेंशन में। हीलिंग पीरियड किसका लॉन्ग होगा, सेकेंडरी इंटेंशन का। उसके बाद सूचर्स जो हैं वो हम किस में यूज़ करते हैं, फर्स्ट इंटेंशन में। आउटकम क्या होता है फर्स्ट इंटेंशन का, नीट एंड क्लीन स्कार बन जाता है, जबकि सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होता है, कंट्रैक्टेड इरेगुलर सा वूंड बन जाता है। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो किस फर्स्ट इंटेंशन की इनफ्रीक्वेंट है, जबकि सेकेंडरी इंटेंशन में सपुरेशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जिसके लिए हमें डिब्राइडमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें हमने देखना है ओवरऑल क्लीनलीनेस, इन्फेक्शन, मार्जिन्स, हीलिंग पीरियड, सूचर्स, आउटकम और कॉम्प्लिकेशंस। तो उसके बाद कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पुअर वूंड हीलिंग होती है। तो इसमें हमने जो है वो देखा था, डिड नॉट हील, डायबिटीज़, इन्फेक्शन, ड्रग्स जिसमें स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशन, टिश्यू नेक्रोसिस, हाइपोक्सिया, एक्सेसिव टेंशन एंड जो है ना अनदर वूंड और लो टेम्परेचर। उसके बाद वही फैक्टर्स हैं विच डिले द वूंड हीलिंग, वो बता दिए हैं। विच ऑर्गेनिजम्स कॉज द वूंड इन्फेक्शन आफ्टर एपेंडेक्टमी, ई कोलाई एंड स्टेफिलोकोकस ऑरिस। मीडियन जो है स्टर्नोटोमी जो है वो की थी
आफ्टर कार्डिक बाईपास उसको लेफ़्ट ओपन रख दिया था। क्योंकि इसको लेफ़्ट ओपन रख दिया हुआ था ना, तो ये क्या होगा, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन होगा। कॉज क्या है ऑफ दिस एबनॉर्मल हीलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है। कॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल हीलिंग प्रोसेस वो क्या है, कॉस्ट कंसिडरेबल टिश्यू लॉस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिजल्ट इन स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि मीडियम स्टेनोटोमी है ना, और उसमें क्या है कि कंसिडरेबल टिश्यू लॉस है। ठीक है, और उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, अगर हम उसको बंद कर दें उस तरह, तो इट कैन रिजल्ट इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड रिजल्ट इन स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद है क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ वूंड हीलिंग एंड गिव एग्जांपल्स। तो प्राइमरी इंटेंशन आपने लिखना है, और जिसमें जो है हीलिंग हैपन्स व्हेन द वूंड एजेस आर अप्रॉक्सीमेटेड फॉर एग्जांपल बाय सूचर स्टेपल्स। नॉर्मल हीलिंग होती है, मिनिमल स्कार बनता है, फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंसिजन, शार्प कट। सेकेंडरी इंटेंशन होता है जिसमें वूंड लेफ्ट ओपन होता है, हील्स बाय ग्रेनुलेशन, कंट्रैक्शन, एपिथेलाइजेशन, इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन एंड प्रोलिफरेशन। पुअर स्कार बनता है, फॉर एग्जांपल मोटर बाइक एक्सीडेंट, फाइटिंग वूंड। टर्शियरी इंटेंशन में क्या है, डिलेड प्राइमरी इंटेंशन जिसमें वूंड इनिशियली लेफ्ट ओपन एंड एजेस लेटर अपोज्ड व्हेन हीलिंग कंडीशन फेवरेबल। ठीक है, और एग्जांपल्स के क्या है, वूंड कंटामिनेटेड बाय सॉइल, मैनूवर एंड एनिमल बॉइट्स। सो वूंड इन मैनेजमेंट, तो ये देखें नेक्स्ट के हाउसवाइफ जो है उसको लेफ़्ट आर्म पे वूंड हुआ, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था आफ्टर द फाइट विद हर हस्बैंड। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन केस ऑफ स्वेयर ब्लीडिंग हम क्या करेंगे, उसकी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एचएलएस प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, आईवी लाइन फ्लूइड्स देंगे, ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, अगर उसको फ्लूइड्स की ज़रूरत है तो वो देंगे, ब्लड की ज़रूरत है वो देंगे, उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे, वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, अगर मेजर वेजल इंजरी है तो हेमोस्टेसिस क्योर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अफेक्टेड एरिया को एक्सपोज करेंगे, ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे विद द जेंटल प्रेशर और क्लीन बैंडेज और क्लॉथ। फिर हम वूंड को क्लीन करेंगे किस तरह से कि क्लीन वाटर के अंदर उसको रिंस करेंगे 10 मिनट्स के लिए, अगर डर्ट और डेब्रिस है तो उसको हम साफ़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वूंड होगी उसको साफ़ करने के बाद हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे बाय स्टिचेस, हेमोस्टेसिस क्योर करेंगे। अगर पेशेंट को पेन है उसके लिए हम उसको एनाल्जेसिक्स देंगे, अगर उसकी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, और अगर फिर हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर बैंडेजेस लगा देंगे, कवर करेंगे वूंड को। फिर हम उसकी डेली जो है ड्रेसिंग चेंज करेंगे, साइंस ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटर रखते जाएंगे और देखते रहेंगे कि वो वूंड जो है वो हील हो रहा है प्रॉपर्ली। और फिर अगर हमें साइकेट्रिक की हेल्प ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि ये जो गर्ल है इसको रोल ओवर इंजरी हो गई है, ठीक है, बाय द मोटर व्हीकल, उसका पल्स प्रेशर सारा कुछ। अब उसकी स्किन जो है वो अपने बेड से उठ गई है और डिस्टल पल्सेस पैल्पेबल है। ठीक है, तो रोल ओवर इंजरी है ना, तो दिस इज़ अनटाइडी वूंड। टाइप ऑफ वूंड क्या है, अनटाइडी है, अनटाइडी एवल्स्ड वूंड, क्योंकि स्किन ऊपर निकल गई है तो अनटाइडी एवल्स्ड वूंड होगा। मोस्ट डेंजर इसमें जो है ना वो किस चीज़ का है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का। मैनेज कैसे करेंगे कि हम एटीएलएस प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, वूंड की एक्सप्लोरेशन एंड डायग्नोसिस करेंगे, डिब्राइडमेंट करेंगे, रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यूज़ व्हेन इंडिकेटेड, और स्किन कवर इफ़ रिक्वायर्ड, स्किन क्लोजर विदाउट टेंशन करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव विद केयरफुल टिश्यू हैंडलिंग एंड मेटिकुलस टेक्निक। उसके बाद ये वाला हमने कर लिया हाउसवाइफ वाला, इन दोनों का सेम होगा, 1 वाला और 3 वाला सेम है। डिफरेंस बिटवीन कीलॉइड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार, तो ये हमने टेबल डिस्कस किया है ना, कौन सा जो है वो अपनी जगह से उठ जाता है कीलॉइड, कौन सा जो है वो ठीक है, मतलब बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ ओरिजिनल वाउंड जो है वो कीलॉइड है, और रिमेन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ओरिजिनल स्कार इज़ हाइपरट्रॉफिक। स्किन पिगमेंटेशन जो है वो कीलॉइड में ज़्यादा होती है, कोलेजन जो है वो कीलॉइड में ज़्यादा होता है, हाइपरट्रॉफिक में फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा होते हैं। और उनकी आपने लोकेशन बता देनी है कि कीलॉइड स्टर्नम पे, फेस पे, ईयरलोब्स, चीक्स पे ज़्यादा होता है, जबकि हाइपरट्रॉफिक शोल्डर, नी, नेक पे होता है। इची और पेनफुल ज़्यादातर कीलॉइड होते हैं, और वाइड स्प्रेड होता है कीलॉइड, और रिग्रेस कौन सा करता है, हाइपरट्रॉफिक, और फेमिलियर एसोसिएशन कीलॉइड की होती है। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने बताने हैं फॉर द टू इम्प्रूव द कॉम्प्लिकेटेड स्कार।
तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं स्कार को। उसके लिए लेज़र स्कार रिमूवल कर सकते हैं, इसके अलावा इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं स्टेरॉइड्स के, और इसके अलावा क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, सिलिकॉन शीट्स यूज़ कर सकते हैं, ऑइंटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट दिस। उसके बाद आ जाता है कि क्रॉनिक लेग अल्सर्स। 50 ईयर्स ओल्ड वमेन है, डायबिटिक है, उसको नॉन हीलिंग अल्सर है राइट फुट पे। आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने हैं। सबसे पहले आप पेशेंट को एग्जामिन करोगे, वोंड को एग्जामिन करोगे, उसकी क्लासिफिकेशन करोगे, उसकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करोगे, आईवी एंटीबायोटिक्स दोगे, उसकी फॉरेन बॉडीज रिमूव करोगे, डिब्राइबमेंट ऑफ वोंड करोगे, एंटीसेप्टिक टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दोगे, वोंड ड्रेसिंग करोगे, और सर्जरी में स्किन ग्राफ्ट, फ्लैप और इम्पुटेशंस कर सकते हो। वो जो मैंने आपको हेडिंग्स बताई थी ना उसमें कि असेसमेंट ऑफ पेशेंट, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वोंड, फिर एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करना है, इरिगेशन ऑफ वोंड करनी है, मॉइस्ट वोंड बेड प्रोवाइड करना है, कंप्रेशन थेरेपी कंसिडर करनी है अगर वेरिकोस अल्सर्स हैं, और इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पेन करनी है, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स और सर्जरी। ठीक है, साथ में ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेंगे और वोंड ड्रेसिंग अच्छे से कटेंगे। तो इस तरह से हम करते हैं। 80 ईयर्स ओल्ड बेड रिडन है, उसको फॉल हुआ था टॉयलेट में, उसको बेड सोर हो गया राइट ट्रोकेंटेरिक एरिया में। प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द बेड सोर डेवलपमेंट, तो हम बताएंगे कि डेली स्किन इंस्पेक्शन करेंगे, चेंज ऑफ पोस्चर एवरी 2 आवर्स करेंगे, कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई, क्विट स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज, यूज़ प्रेशर रिलीविंग मैट्रेस, रिपल मैट्रेस होता है वो यूज़ करना है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, इसमें 2 तरह के होते हैं, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट या फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। So these are the important questions which are to be done from this topic. तो इनको आप देख लें और ये वाले टॉपिक्स देख लें। इसके अलावा ये टेबल्स हैं हमारे उसके बेली एंड लव के, टाइडी वर्सेस अनटाइडी वुंड्स, टाइडी इनसाइज क्लीन हेल्दी टिश्यूज, सेल्डम टिश्यू लॉस, अनटाइडी बीइंग क्रश्ड, एफल्स कंटामिनेटेड डिवेटेड टिश्यूज, अदर ऑफन टिश्यू लॉस। एक्यूट वुंड की ट्रीटमेंट में आप ये लिख सकते हैं, सबसे पहले हम उसकी सफाई करेंगे, एक्सप्लोरेशन और डायग्नोसिस करेंगे, फिर हम डिब्राइडमेंट करेंगे, स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करेंगे, लॉस टिश्यूज़ को रिपेयर करेंगे, स्किन कवर करेंगे अगर हमें ज़रूरत है, स्किन क्लियर करेंगे विदाउट टेंशन, और इन सब को हमने जो है वो हैंडल करना है टिश्यू हैंडलिंग एंड मेटिकुलस टेक्निक्स के थ्रू। प्रेशर सोर फ्रीक्वेंसी सबसे पहले होता है स्कियम पे, फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, सैक्रम पे, इसके अलावा हील पे, मेलियोलस और ऑक्सीपिट। हील और मेलियोलस जो है लेटरल ज़्यादा होता है, ये पाँव का आ जाएगा, ऑक्सीपिट ऊपर की तरफ चला जाएगा, और सैक्रम है और ग्रेटर ट्रोकेंटर स्कियम। So this is all about this topic, cyst, sinus, fistula and wound.